Assalamualaikum students of grade 7. So here is your lecture number 2 of science. In our previous lecture हमने अपने पुराने लेक्चर में पढ़ा था respiration. It's all about energy. इस चैप्टर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था. आगे हम अपना रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वहीं से एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट में हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के अंदर डिफरेंस क्या है हमने ये पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एरोबिकली और एनाएरोबिकली के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं. विदाउट ऑक्सीजन और विद ऑक्सीजन हमने पढ़ा था इसके बारे में. अब हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट वो है हाउ डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वर्क. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे वर्क करती है आज हम वो पढ़ेंगे. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 99. तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैसे वर्क करता है, बजाय इसके कि वो मुकम्मल तौर पे टूट जाए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज की शक्ल में, वो इन तीन सब्सटेंस के बजाय एक सब्सटेंस बन जाती है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड. क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड एक जो है लैक्टिक एसिड इज समथिंग बिटवीन इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ग्लूकोज. ये उसके कुछ दरमियान की चीज, उसका कुछ आधा हिस्सा, ठीक है, समथिंग इन बिटवीन, वो लैक्टिक एसिड है. ठीक है, ग्लूकोज किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर बनती है. मैं आपको यहाँ पे इसकी वर्ड इक्वेशन पे लिख के दिखा देती हूँ. ये सब्सटेंस जो है हमारे पास होता है ग्लूकोज, जो हमारा बजाय इसके कि वो तीन अलग सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो, कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और फिर उसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर. The lactic acid is between glucose, carbon dioxide, energy and water. Instead of being broken down completely into carbon dioxide and water, glucose breaks down into lactic acid. बजाय इसके, जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था, उसमें पूरा प्रोसेस होके ग्लूकोज बनता है. तो बजाय इसके कि वो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की इसमें बने, वो क्या होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर बनते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट द बेस्ट वे टू गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ये रेस्पिरेशन बेस्ट वे नहीं है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. ठीक है, because the glucose is not completely broken down and much less energy is produced. क्योंकि देखो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड जो है, ग्लूकोज जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये इसकी हाफ एनर्जी, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा हाउ डज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वर्क के अंदर, कि ये इसकी ग्लूकोज की हाफ एनर्जी इज देयर समथिंग बिटवीन. ये कुछ बीच की चीज है लैक्टिक एसिड, ये कंप्लीट नहीं है. तो क्या उसका मतलब क्या है, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता, तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, उतनी नहीं कर पाता जितनी नीडेड होती है. ओके, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इज वेरी यूजफुल व्हेन एनर्जी इज नीडेड इन अ हरी. जब कोई काम आपको जल्दबाजी में करना हो, जैसे कि मैंने हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था एरोबिक और एनाएरोबिक एक्सरसाइजेस के बारे में किया था, जिसके अंदर क्या होता है एनर्जी बूस्ट होती है, हार्ट बीट बढ़ती है हमारी, जिसमें क्या होता है हम ऐसी एक्सरसाइज लगातार भाग रहे हो, तेज भाग रहे हो, तो क्या होगा, आपका दिल जब आप रुकोगे आपका हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा होगा. तो ये जो क्या है, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं जल्द के अंदर, इसके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है यूजफुल है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैन बी समराइज्ड लाइक दिस. अब ये एनिमल्स के लिए इसकी वर्ड इक्वेशन क्या बनती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हर लिविंग थिंग के अंदर होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो. तो लेकिन हर किसी के अंदर माइनर डिफरेंस होता है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा
अब मैं आपको एनिमल्स का बता रही हूँ, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसमें फिर बचती है एनर्जी स्मॉल अमाउंट, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बचता, वो भी हम लिख देते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एनिमल्स इज ग्लूकोज, वो कन्वर्ट किसमें होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, लेकिन फिर उसमें ऐड हो जाती है एनर्जी स्मॉल अमाउंट में, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐसा एनर्जी का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, आपको पता है जितने ज्यादा इसके अंदर इंस्पिरेशन हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसके अंदर आप जितने ज़्यादा आप फिट होगे, जितना ज़्यादा अपने आप को डिजीज से सेव रखोगे, जितना ज़्यादा आप फिट होगे, उतनी ज़्यादा अगर कुछ ऐसा हो कि अल्लाह ना करे आप ज़्यादा बीमार पड़ जाते हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा वगैरह होता है, तो जो जितना ज़्यादा फिट होता है, जिसके अंदर जितना इम्यून होता है जिसकी बॉडी के अंदर, वो उतना ही जल्दी रिकवर कर लेता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस जो हुआ था, स्टार्ट में ये सुनने में आ रहा था कि ये हो रहा था बच्चों को और एजेड जो हजरात होते हैं उनको, मतलब बूढ़े लोगों को। उनको क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता रहता है, और बच्चों का क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वो बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ये वायरस ने ज़्यादा इफेक्ट किस पे किया था? बच्चों पे किया था और एजेड लोगों पे किया था। उसकी बेसिक वजह ही ये थी कि ये वायरस उन पर अटैक करता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, और जिसका अगर इम्यूनिटी ज़रूरी नहीं कि उन्हीं पे करे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो। स्टार्ट में ऐसा ज़्यादा शिकार बच्चे और बूढ़े इसीलिए हुए थे, लेकिन जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, अगर से वो फिट हैं, हेल्दी हैं उनकी बॉडी, तो उसके अंदर उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो आराम से रिकवर कर लेंगे उस वायरस से। लेकिन जिनका नहीं है वो फिर उनकी जो है जिंदगी खतरे में आ जाती है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, वेंटिलेटर वगैरह पे चले जाते हैं। अच्छा, अभी हमने बात कर ली थी एनिमल्स की। एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं प्लांट्स की। तो पेज नंबर 100 पे आपको नजर आ रहा होगा एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बगैर एनर्जी के ऑक्सीजन कैसे होती है? प्लांट सेल लाइक एनिमल सेल कैन रेस्पायर एनाएरोबिकली। अच्छा, प्लांट सेल एनिमल सेल की तरह ही एनाएरोबिकली जो है रेस्पायर करते हैं, उनका प्रोसेस भी यही होता है, लेकिन अगर उनको जरूरत हो। However, plants do not produce lactic acid. जैसा कि अभी हमने अपनी दो इक्वेशन के अंदर पढ़ा था जिसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, which is something between कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी एंड वाटर। और इसी तरह से हमारा एनिमल्स के रिस्पायर के अंदर भी हो रहा था, लेकिन एनर्जी हमारी स्मॉल अमाउंट में हो रही थी। तो एनिमल्स का जो है सिस्टम थोड़ा सेम है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा हरगिज नहीं होता। प्लांट लैक्टिक एसिड नहीं बनाता ग्लूकोज से। They make ethanol and carbon dioxide instead. वो बजाय इसके कि वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे, वो क्या करता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है वो। तो अगर हम इसकी वर्ड इक्वेशन लिखना चाहें तो वो कैसे होगी, वो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है? ग्लूकोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। हमने लिखा है ग्लूकोज। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। यहाँ पे एनर्जी ब्रेक डाउन, और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर एक और चीज ऐड हो जाएगी विच इज एनर्जी। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन है जिसके अंदर एनारोबिकली प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज पहले ब्रेक डाउन होता है, लेकिन उसके अंदर
ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि वो लैक्टिक एसिड नहीं बना रहा, और हम पढ़ रहे हैं एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन प्लांट, तो वो क्या करता है, वो एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये तीन चीजें उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स लिविंग इन वाटरलॉक्ड सॉइल हैव टू यूज एनारोबिक रिस्पायरेशन। कुछ जो है रूट्स की, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो वाटरलॉक्ड सॉइल में होती है, मतलब पानी उनके अंदर नहीं जा पाता ज़्यादा, पानी उसमें नहीं जा पाता ज़्यादा, तो क्या होता है, उनके पास दो चॉइस होती है, जो एनारोबिक है सिस्टम, ये उनकी सेकंड चॉइस होती है, क्योंकि कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जो वाटर लॉक होते हैं, जो जिनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं फिर उनका सेकंड ऑप्शन होता है एनारोबिकली रेस्पिरेशन। जब वो एरोबिकली रेस्पिरेशन नहीं कर पाते तो वो सेकंड प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है, लेकिन उनके पास क्योंकि कोई चॉइस नहीं होती तो उनको ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। तो होता है ये बेसिकली कि वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन क्या करते हैं उससे, वो क्योंकि ये इसके लिए नो ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था इसके बारे में, प्लांट्स के अंदर इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये वाला सिस्टम ये लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इनको वापस एरोबिक सिस्टम के अंदर वापस आना ज़रूरी है, लाजमी है, कि जितना ज़्यादा एथेनॉल होगा वो उनको उनके मर जाने का, उनके मुरझा जाने का बायस बनेगा। तो प्लांट्स के लिए एथेनॉल जो है ज़्यादा कम मिकदार के अंदर उनको मुरझा देने का, मार देने का बायस बनता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही उनके लिए यूजफुल है और वो एनारोबिकली ज़्यादा रेस्पायर नहीं कर सकते। यीस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यीस्ट इज अ माइक्रोस्कोपिक फंगस। अच्छा, अब हमने बात करी थी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें नॉर्मली नजर आते हैं, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो हमने इसके बारे में बात करी थी। अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो हमें नजर ही नहीं आती लेकिन होती हैं, लाइक बैक्टीरिया विच आर माइक्रोस्कोपिक, जिनको देखने के लिए हम एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। ये एक तरह का फंगस है जो एनारोबिकली रिस्पायर करता है और एरोबिकली भी रिस्पायर करता है। ये ऑक्सीजन लेवल पे डिपेंड करता है। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिकली रिस्पायरेशन डिपेंड करता है ऑक्सीजन के लेवल पे, चाहे वो बात फिर प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या यीस्ट फंगस की हो, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीजन लेवल या लिटिल और नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, जब थोड़ी ऑक्सीजन इतनी जिसके अंदर वो रिस्पायरेशन अपने एरोबिकली कंप्लीट नहीं कर सकते या बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो तो वो एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, ठीक है। Yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide with the release of energy. Yeast क्या करता है, जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती है, लिटिल अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो क्या करता है यीस्ट, ब्रेक कर देता है ग्लूकोज को। जैसे हम हर दफा ग्लूकोज ही ब्रेक कर रहे हैं, तो ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है एथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और इस प्रोसेस को नॉर्मली फर्मेंटेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज के बारे में। The yeast use the energy to live. Yeast हर किसी को जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है, like yeast. If yeast is mixed with glucose and water, अब मैं आपको यहाँ एक एक्सपेरिमेंट शो कर रही हूँ जो उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है, फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट है ये देखिए। If yeast is mixed with glucose and water and put in a warm place, अगर yeast को ग्लूकोज और पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए, उसको एक गर्म जगह पे रख दिया जाए, इट विल बिगिन टू फर्मेंट, वो फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे बैक्टीरियाज नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। एज द यीस्ट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे A simple experiment to show fermentation is shown in the diagram as I see you like right now। अब देखो डायग्राम की मैं बात कर लेती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसको। Okay, as you can see on the board, I have drawn this diagram to explain you and also I have labeled it। अब मैं आपको समझाती हूँ इस डायग्राम का पर्पस क्या है, इसके अंदर कैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। So this is your diagram। जैसे कि आपको अपनी बुक पे नजर आ रहा होगा, जो ब्लू है, ये वाला पार्ट जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके अंदर जो छोटा सा बीकर लगा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इसके अंदर क्या है, यीस्ट और ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये प्रोसेस
इसका तकरीबन 100 साल पहले जो है इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकिंग और ब्रेन के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता था, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने से ब्रेड जो होती थी या डो जो होती थी वो राइज हो जाती थी, मतलब बढ़ जाती थी। तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग टेक प्लेस इन द लंग्स एंड इट सिंपली अ वे गेटिंग ऑक्सीजन इनटू एंड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ इट। ये तो हम मतलब काफी टाइम से अपने आप पीछे से 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोसेस क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प होता है। तो क्या होता है कि हमें बहुत ही लंग्स, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे जो है लंग्स जो है पंप करते हैं, क्योंकि वो हमें मदद करते हैं सांस लेने के अंदर, और ये हमें मदद करते हैं कि हमारे हम जो एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में और इनहेल करने में ऑक्सीजन को। ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग्स से, फैलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको वापस ले जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स आर 2 इलास्टिक पाउचेस। लंग्स की हम डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये नोज है हमारी, ये माउथ हो गया, ये ट्रेंचिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गया, लंग हो गया जो इनसाइड व्यू होता है हमारा, और रिब्स, द रिब्स हैव बीन कट अवे टू शो द लंग्स। रिब्स को काटा हुआ है ताकि आपको शो जो है लंग्स को कट किया हुआ है ताकि आपको इसके इनसाइड जो रिब्स हैं वो नजर आए। रिब्स और लंग्स आउटसाइड व्यू। 1-2 लंग्स हैं आपके, जिसके अंदर एक में आपको इनसाइड व्यू है और दूसरे के अंदर आउटसाइड व्यू दिया हुआ है। ठीक है, कि अंदर से कैसे होता है और बाहर से कैसे होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि बोर्ड पे आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, इस तरह के होते हैं। द लंग्स आर 2 इलास्टिक पाउचेस। ये 2 इलास्टिक पाउचेस होते हैं लाइंग इनसाइड द रिब्स। रिब्स आपको पता है क्या होता है, हमारे स्केलेटन का जो बीच का हिस्सा होता है, स्कल के बाद का जो हिस्सा स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स और लिवर को प्रोटेक्ट करता है, वो होता है हमारा रिब केज। They are connected to the air outside the body by the windpipe or trachea। जैसे कि आपको इसके ऊपर जो हिस्सा नजर आ रहा है, ऊपर वाला हिस्सा एक विंड पाइप की जो है, ये विंड पाइप की तरह होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रैंकिया। This opens into the back of the mouth। ये कहाँ जाके खुलते हैं, मुंह के पिछले हिस्से पे और नाक पे। ठीक है, the trachea divide into 2 smaller tubes। ट्रैंकिया की 2 डिवाइड किए गए ट्रैंकिया को 2 स्मॉलर ट्यूब है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकी। ये जो स्मॉलर ट्यूब होती है जिसके अंदर डिवाइड किया गया है, one of these goes into each lung before dividing further into smaller tubes called bronchioles। इसके अंदर से एक जो होती है वो लंग्स को डिवाइड करने के अंदर बीच में जो जारी होती है उसको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। आफ्टर ये मोर ब्रांचिंग द ट्यूब्स एंड इन टिनी थिन वॉल्ड एयर सैक्स कॉल्ड एल्व्यूली। एयर सैक्स का मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर शो करती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा इनसाइड द लंग्स होता है, ये एयर पैसेज होते हैं। ये जो ऑरेंज इस पे लाइंस बनी हुई है, ये होती है हमारे पास कैपिलरी, और ये जो हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं इनसाइड ग्रे एरिया, ये एल्व्यूल्स होता है। ठीक है, ये हमारे लंग्स का ही पार्ट है एल्व्यूली का। मैंने आपको एयर सैक्स दिखाएंगे। लाइनिंग ऑल द एयर पैसेजेस आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। जो एयर पैसेज जो मैंने अभी आपको राइट नाउ डायग्राम में शो करे, उसके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं। एक तरह का जो सेल होता है उसको वो टिनी हेयर्स होते हैं, उसको कहते हैं सीलिया। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सीलिया कहते हैं उसको। और जो हमारे पास स्टिकी लिक्विड होता है उसको कहते हैं म्यूकस, MUCUS म्यूकस। स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आर बैक्टीरिया स्टिक टू द म्यूकस। अच्छा, सीलिया होता क्या है, हमारे जो नोज के अंदर टिनी हेयर्स होते हैं उनको कहते हैं सीलिया। द टिनी हेयर्स ऑफ नोज इज कॉल्ड सीलिया। वो क्यों होते हैं, ताकि, और दूसरे हमारे पास म्यूकस होता है ताकि स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो है म्यूकस के अंदर होल्ड हो जाए और सीलिया उनको बीट करके वापस निकाल दें।
ऑक्सीजन, क्योंकि यूजुअली जो हम सांस लेते हैं हम नाक से ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स। ऑक्सीजन moves into the blood system by diffusion. The alveoli are well adapted to speed up this process. ऑक्सीजन जो है ब्लड सिस्टम के अंदर जो है मूव कर रही होती है, डिफ्यूज द एल्वेoli are well adapted to speed up this process. और इस प्रोसेस को, जैसे कि मैंने आपको एल्वेoli दिखाया था, वो इस प्रोसेस को हेल्प करने के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड, मतलब ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेड है। तो ऑक्सीजन का जो सिस्टम है डिफ्यूजन एल्वेoli बहुत ज़्यादा स्पीड से इस प्रोसेस को करता है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ वेरी स्मॉल एल्वेoli, देयर इज अ बिग सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन टू डिफ्यूज अक्रॉस। ऑक्सीजन के पास एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है जिससे वो डिफ्यूज कर सकती है, और थाउजेंड उसके अंदर बहुत सारे, तकरीबन हजारों की तादाद में स्मॉल एल्वेoli होते हैं। द वॉल ऑफ द एल्वेoli आर वेरी थिन इन प्लेस जस्ट वन सेल स्टिक। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उसके अंदर एक सेल कितना छोटा होता है, हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं हमें नज़र नहीं आते, वो खाली एक सेल उस पर स्टिक कर सकता है, इतना छोटा होता है। द लाइनिंग ऑफ द एल्वेoli इज मॉइस्ट सो दैट द ऑक्सीजन कैन डिसॉल्व। लाइनिंग जो एल्वेoli की होती है वो मॉइस्ट होती है, तो क्या होता है ऑक्सीजन आसानी से वहाँ डिसॉल्व हो जाती है। द एल्वेoli आर सराउंडेड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। एल्वेoli जिसके सराउंडेड डेंस नेटवर्क टीनी ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसके जिसके अंदर वो प्रोसेस कर रहा होता है, एल्वेoli सराउंडेड कर रहा होता है, सराउंडिंग होती है उसकी, उसको कैपिलरीज कहते हैं। दीज कैरी द ऑक्सीजन अवे एंड ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड बैक। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का प्रोसेस जारी रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। ओके, तो अब हम थोड़े से काम की बात कर लेते हैं। रिमेनिंग जो हमारा ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट लंग कैपेसिटी, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो काम आपने ये करना है कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पेज नंबर 104 पे दिए हुए हैं, जो ट्रू फॉल्स दी है आपको, ये आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। दिस इज टोटली रिलेवेंट टू योर चैप्टर और हम ये पढ़ चुके हैं बहुत ही ब्रीफली, सब कुछ डिफाइन हुआ है। सो आपको ये जो है खुद से करके आनी। रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन ब्लड सेल्स, सेल्स इन द आर्म्स एंड लेग्स, हार्ट सेल्स, ऑल सेल्स। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन से सेल में हेल्प करता है, सारे सेल में, हार्ट के सेल में, या फिर ब्लड सेल्स के अंदर, जो भी इसका आंसर है आपने उसको टिक लगा देना है। विच टू थिंग्स आर नीडेड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए कौन सी दो चीजें जरूरी हैं, तो ये आपने वाटर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज, ग्लूकोज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, जो भी है इसका आंसर आपने टिक लगा देना है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसके। इन विच पार्ट ऑफ अ सेल डज द रेस्पिरेशन टेक प्लेस। कौन से बॉडी के सेल के अंदर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करती है, हमने फर्स्ट पेज पे ही पढ़ा है, विच इज वेरी इजी। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कैन ओनली टेक प्लेस। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, कौन से उसके अंदर होती है। याद रहे कि ये ऑक्सीजन, ये रिस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होती है, तो ये ह्यूमंस में तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। उसका प्रोसेस ही सारा, ब्रीथिंग का प्रोसेस ऑक्सीजन से चलता है। तो ये आपने कंप्लीट करना है। इसी के नीचे ट्रू फॉल्स दी है, वो आपने कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।